हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दून कोचिंग पर। तो आज आपके लिए लेके आए हैं जनजाति की क्लास। उत्तराखंड की जनजाति जनजाति पढ़ेंगे। तो जनजाति जो है उत्तराखंड में कितनी जनजाति है? 5 जनजाति है। 5। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो जनजाति है वो उत्तराखंड को जनजाति का दर्जा जो है कैसे मिला। तो सबसे पहले 1953 में काका कालेकर जो काका कालेकर थे 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग का गठन होता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग का गठन होता है काका कालेकर की अध्यक्षता में। इसके बाद जो 1965 में एक समिति बनती है, लोकर समिति। 1965 में लोकर समिति बनती है, इसका जो गठन होता है और ये अपनी रिपोर्ट देती है अपनी रिपोर्ट 1967 में पेश करती है अपनी रिपोर्ट पेश करती है अपनी 1967 में। 1967 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड में जो है 5 जनजाति है, उनको 5 जाति ऐसी है उनको जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। 5 जाति है उनको जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनमें 5 कौन कौन सी थी? तो एक थी थारू, एक है बोक्सा, एक है जनजाति, थारू, बोक्सा और जौनसारी और राजी और एक है भोटिया। ये 5 जनजातियां हैं। ये लोकर समिति के अनुसार इनको जो है जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इनको 5 जनजाति को जौनसारी है, थारू, बोक्सा, राजी और भोटिया, इनको जनजाति का दर्जा दिया गया। तो इसमें देखते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किसकी है? वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है थारू की। मैक्सिमम पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है थारू जनजाति की और सबसे कम है राजी। सबसे कम है मिनिमम है राजी। जो राजी जनजाति है इनकी सबसे कम है। तो इसमें देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे थारू जनजाति। सबसे पहले पढ़ेंगे थारू जनजाति। जो थारू जनजाति है जो है इनकी जो उत्पत्ति कहाँ से होती है, सामाजिक जीवन इनका, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी थारू जनजाति की उत्पत्ति देखेंगे सबसे पहले। तो जो थारू जनजाति है ये जो उत्पत्ति है ये 2 मतों से होती है। एक तो वैज्ञानिक मत होता है, वैज्ञानिक मत के अनुसार, और एक होती है ऐतिहासिक मत के अनुसार। तो वैज्ञानिक मत के अनुसार क्या है? जो वैज्ञानिक मत है इनके अनुसार जो है थारू जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो मंगोल परिवार से हुई है। और जो ऐतिहासिक मत है, ऐतिहासिक मत में क्या कहा था? ऐतिहासिक मत में जो महिलाएं खुद को जो है रानी पद्मिनी की वंशज मानती है। रानी पद्मिनी
रानी पद्मिनी की वंशज मानती है महिलाएं, और जो पुरुष है वो स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं खुद को। तो ये दो मत है उत्पत्ति में। वैज्ञानिक मत के अनुसार जो है इनकी उत्पत्ति मंगोल परिवार से हुई है, और ऐतिहासिक मत के अनुसार इनकी उत्पत्ति जो है महिलाएं हैं और रानी पद्मिनी का वंशज मानती है स्वयं को, और पुरुष है वो स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। इसके बाद देखते हैं इनका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, इनका सामाजिक जीवन कैसा था, देखिए अब सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन का जो ये समाज था ये मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ पर जो है पुरुषों की उतनी वैल्यू थी नहीं, ज़्यादा वैल्यू थी महिलाओं की। और यहाँ पर जो है जो पुरुष थे, पुरुषों को रसोई में जाने की अनुमति नहीं थी, जाने की अनुमति नहीं थी। पुरुषों को यहाँ पर जो है रसोई में जाने की अनुमति नहीं थी। ये समाज जो है मात्र सत्तात्मक समाज था। और जो है यहाँ पर जो विवाह था, विवाह भी यहाँ पर दो टाइप में होता है, एक है काज और एक है डोला। काज और एक है डोला। तो ये काज क्या है और ये डोला क्या है। तो जो काज है इसमें जो है जो लड़का जिस लड़की से शादी करता है उस लड़की को जो है वधु मूल्य देना पड़ता है, वधु मूल्य देना पड़ता था, वधु मूल्य देना पड़ता है। इसके अनुसार, काज के अनुसार वधु मूल्य क्या है, जब लड़का किसी लड़की से शादी करता है तो उसके बदले उसको वधु पक्ष को कुछ धनराशि देनी पड़ती थी। और दूसरा है डोला। तो डोला जो है इस पद्धति के अनुसार क्या था, इसमें जो है कन्या का अपहरण कर लिया जाता, कन्या का अपहरण कर लिया जाता था, अपहरण करके शादी की जाती थी। और इसके बाद देखते हैं अब हम जो विधवा विवाह था, विधवा विवाह जो यहाँ पर था वो उसकी प्रथा क्या थी। अब देखते हैं विधवा विवाह प्रथा। जो विधवा विवाह प्रथा थी, विधवा विवाह, तो जो विधवा विवाह है इस जनजाति में विधवा विवाह प्रथा जो है पाई जाती थी। मतलब यहाँ पर जो है विधवा विवाह होता था। और कैसे होता था, वो उसके दो तरीके थे, एक होता था उठान और एक था चुटकटा। एक था उठान और एक था चुटकटा। तो जो उठान है इसमें जो जब लड़की जो विधवा महिला है वो जिस लड़के से शादी करती थी उसके घर चली जाती थी, जैसे नॉर्मल शादी होती है। जब लड़की शादी करती है तो वह लड़की जिस लड़के से लड़की यहाँ लिखेंगे विधवा महिला, जो विधवा महिला है विधवा महिला शादी करके उस लड़के के घर चली जाती थी। ये जो उठान है, इसका जो उठान के शादी होती थी विधवा विवाह में उठान, तो इसका अर्थ क्या है, जो विधवा महिला है वो शादी करके उस लड़के के घर चली जाती थी। और जो चुटकटा है इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार जो है जब जो लड़की है विधवा महिला है, विधवा महिला
विधवा महिला से जो व्यक्ति, जो विधवा महिला थी उससे जो व्यक्ति शादी करेगा, शादी करता है, उसे उसी महिला के घर उसके पति की जगह उस पति की जगह लेकर उसी घर में रहना पड़ता, उसी घर में रहना पड़ता था। अर्थात इसका मतलब क्या है, जो चुटकटा है, जो विधवा महिला है जिस व्यक्ति से शादी करेगी तो वो महिला उस व्यक्ति के घर नहीं जाएगी, वो व्यक्ति उस महिला के घर आएगा जो उसके पति की डेथ हो रखी है, वो व्यक्ति उसकी जगह लेगा, रहेगा कहाँ, उसी घर में रहेगा। उस व्यक्ति की जगह लेके मतलब जो है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका उत्तराधिकारी बनेगा वो व्यक्ति। तो ये दो इनके जब क्या थे, ये विधवा विवाह की प्रथा थी। अभी देखते हैं संयुक्त परिवार जो प्रथा थी यहाँ पर वो पाई जाती थी। संयुक्त परिवार प्रथा भी यहाँ पर पाई जाती थी। यहाँ पर क्या है, जो संयुक्त परिवार प्रथा है, संयुक्त परिवार प्रथा है, परिवार प्रथा पाई जाती थी। यहाँ पर जो है, जो थारू जनजाति है यहाँ पर जो है संयुक्त परिवार प्रथा भी पाई जाती थी। और जो परिवार थे यहाँ पर वो बहुत बड़े बड़े होते थे परिवार। और जो परिवार का मुखिया था, मुखिया उसे क्या कहता, उसे जो परिवार का मुखिया था उसे गंधूर कहा जाता था, गंधूर कहा जाता था। और जो परिवार का मुखिया था और जो परिवार की इसकी वाइफ होती थी, मुखिया की वाइफ, उसको क्या होता था, उसको गंधुरेण कहा जाता था, गंधुरेण कहा जाता था। जो परिवार का मुखिया था उसको क्या कहा जाता था, उसे गंधूर कहा जाता था। लेकिन इसमें जो है परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन जो गंधूर था, परिवार का मुखिया होता था, ये जरूरी नहीं है इसमें कि जो बड़ा परिवार का बड़ा आदमी वो बने, जो योग्य होता था, सबसे जो योग्य होगा वही जो है परिवार का मुखिया बनेगा। और इसमें जो थारू जनजाति थी इसमें बाल विवाह प्रथा भी पाई जाती थी, बाल विवाह प्रथा भी पाई जाती थी। इसमें जो है बाल विवाह प्रथा भी पाई जाती थी। और इसमें देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ये इनकी पंचायती राज व्यवस्था थी वो कैसी थी। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, जो थारू जनजाति इनकी पंचायती राज व्यवस्था क्या थी, जो पंचायत होती थी इनकी पंचायत होती थी, पंचायत का नाम होता था, पंचायत का नाम इनके बिरादरी होता था, बिरादरी। पंचायत का नाम इनके जो ये थारू जनजाति है इनकी जो है पंचायत है, पंचायत का नाम बिरादरी होता था। और जो पंचायत है, पंचायत का अध्यक्ष होता था महतो। पंचायत जो अध्यक्ष है उसको कहते थे महतो या मास्तो जो है पंचायत का अध्यक्ष होता था। और एक पंचायत का उपाध्यक्ष होता था, पंचायत का उपाध्यक्ष भी होता था, एक उपाध्यक्ष भी होता था। उसको क्या कहते हैं, उस जो पंचायत का उपाध्यक्ष था उसे क्या कहते, बदधर, उसे बदधर कहते थे। पंचायत का अध्यक्ष जो है बदधर कहते थे। और इस जो पंचायत थी इसमें जो 5 अन्य लोग भी होते थे, 5 अन्य लोग, जो इसमें जो 5 अन्य लोग होते थे इनको जो है पंचगण कहा जाता था, पंचगण कहा था। ये सभी पंचायत के सदस्य थे। और इसमें जो है इनमें इसके बाद इनमें परिवार के मुखिया भी होते थे, परिवार के मुखिया। और परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था यहाँ पर, गंधूर, अभी पढ़ा था हमने गंधूर। परिवार के मुखिया को गंधूर कहा जाता था। तो जो पंचायत होती थी इनमें इतने सदस्य होते थे,
पंचायत को क्या क्या कहा था, इनकी पंचायत को बिरादरी कहते थे। तो सबसे ऊपर पंचायत में कौन होगा, अध्यक्ष। तो सबसे ऊपर जो है महतो सबसे ऊपर था, इसके बाद उपाध्यक्ष वो बदतर था, और इसके बाद जो पंचगण 5 लोग बैठते थे वो पंचगण है, ये इससे नीचे है। और उसके बाद फिर कौन बैठते थे, जो परिवार के मुखिया थे वो बैठते थे, उनको गंधूर कहा जाता था। और इसके बाद देखते हैं इनके जो उत्सव है, इनके कौन कौन से उत्सव मनाते थे वो देखते हैं। जो थारू जनजाति है इनके उत्सव देखते हैं, उत्सव कि ये कौन कौन से उत्सव मनाते थे। तो ये उत्सव मनाते थे, एक उत्सव था इनका बजहर, एक मनाते थे बजहर और दीपावली, दीपावली मनाते थे। लेकिन जो दीपावली है, दीपावली ये शोक, जो दीपावली में शोक के रूप में मनाते, दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाते, शोक पर्व, शोक पर्व के रूप में मनाते थे। दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाते थे। ये बजर मना इनका पर्व था, और दीपावली इनका पर्व था, और इनका पर्व एक पर होली, होली भी मनाते थे, होली भी मनाते थे। लेकिन होली जो है ये 2 प्रकार में होली मनाते थे, एक को जिंदी होली कहते थे और एक को मरी होली कहते थे। जिंदी होली, जिंदी होली और मरी होली, होली 2 तरह की होली मनाते थे, जिंदी होली और मरी होली। तो पहले मनाते थे ये जिंदी होली, तो जिंदी होली इनकी चलती थी 1 महीने तक, 1 महीने तक मनाते थे जिंदी होली। और इसके बाद मनाते थे मरी होली, और वो मनाते थे 8 दिन तक, 8 दिन तक मरी होली मनाते थे। पहले जिंदी होली मनाते थे और फिर मरी होली। और जो जिंदी होली 1 महीने तक मनाते थे, इसमें जो ये खिचड़ी नृत्य करते थे, खिचड़ी नृत्य। इस होली में ये खिचड़ी नृत्य करते थे। और एक खाबर, खाबर त्योहार था, खाबर त्योहार, खाबर, खाबर जो त्योहार था ये मछली पकड़ने का त्योहार था इनका, मछली पकड़ने का त्योहार। खाबर त्योहार जो है मछली पकड़ने का त्योहार है। तो ये उनके उत्सव हो गए। इसके बाद अब देखेंगे हम थारू जनजाति हो गई, अब देखेंगे हम बोक्सा जनजाति। इसके बाद देखते हैं बोक्सा जनजाति, बोक्सा जनजाति। जो बोक्सा जनजाति थी जो है, इनको जो है सबसे पहले इनको 1950 में, 1950 में इनको सबसे पहले अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, अनुसूचित जाति का दर्जा, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। सबसे पहले इनको दर्जा दिया गया कब, 1950 में, 1950 में इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। और इसके बाद 1956 में इनको, 56 में इनको जो है ओबीसी का दर्जा दिया जाता है, ओबीसी का दर्जा दिया जाता है। और फिर इसके बाद 1967 में इनको, 1967 में इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। 1967 में इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। और इसके बाद इनको 1981 में इनको आदिम जाति का दर्जा दिया जाता है, आदिम जाति का दर्जा दिया जाता है, आदिम जाति का दर्जा। जो आदिम जाति है ये कौन सी होती है, आदिम जाति होती है जिसको ये सबसे पहली या सबसे पुरानी जाति जो है, सबसे पुरानी बोलो या पहली, जो सबसे पुरानी या सबसे पहली जाति है इसको आदिम जाति कहते हैं। तो इनको 1981 में जो है आदिम जाति का दर्जा दिया गया। तो इसके बाद इसमें भी पढ़ेंगे कि इनकी उत्पत्ति, विवाह जो है, बाल विवाह होता है, विधवा विवाह, और इनका सामाजिक जीवन देखेंगे। सबसे पहले देखें इनकी
उत्पत्ति, जो बोक्सा जनजाति है सबसे पहले इनकी उत्पत्ति देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति। जो बोक्सा जनजाति है इनकी उत्पत्ति कहाँ से, तो उत्पत्ति वही दो टाइप से देखेंगे। एक है वैज्ञानिक मत, वैज्ञानिक मत के अनुसार, और ये देखेंगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मत के अनुसार। एक वैज्ञानिक मत के अनुसार और एक ऐतिहासिक मत के अनुसार। तो जो वैज्ञानिक मत क्या कहता है, वैज्ञानिक मत कहता है इनकी उत्पत्ति जो है मंगोल परिवार से हुई है। वैज्ञानिक मत, इनकी उत्पत्ति मंगोल परिवार से हुई है। इनकी उत्पत्ति मंगोल परिवार से होती है, किसके अनुसार, वैज्ञानिक मत के अनुसार। और वैज्ञानिक मत के अनुसार जो है, जो हमने पहली जनजाति पढ़ी थारू, उनकी उत्पत्ति भी मंगोल परिवार से होती है। और जो ऐतिहासिक मत है, ऐतिहासिक मत के अनुसार क्या है, इनकी उत्पत्ति किससे होती है, जो धार नगरी के परमार वंश है, धार नगरी के परमार वंश से हुई है, परमार वंश से हुई है। ये ऐतिहासिक मत है। इनके अनुसार इनकी उत्पत्ति जो है धार नगरी के परमार वंश से होती है। और राजा कौन से, राजा थे जगतदेव। ये जो है, जो ये बोक्सा जनजाति है, ये खुद को राजा जगतदेव की संतानें मानते हैं। जो ये राजा थे परमार वंश के, उसमें परमार वंश जो था उनके राजा। तो धार नगरी ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, ये गुजरात में पड़ता है। इसके बाद उत्पत्ति देख ली, इसके बाद देखेगा इनका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, देखिए सामाजिक जीवन। तो जो सामाजिक जीवन था, इनका जो समाज था वो था पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज था इनका। और जो थारू जनजाति थी उनका समाज था मात्र सत्तात्मक। वहां पर पुरुषों की स्थिति खराब थी, उनको जो है रसोई तक में एंटर करने नहीं किया जाता था। लेकिन यहाँ पर समाज जो है पितृसत्तात्मक है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है वो भी ठीक थी, महिलाओं की स्थिति भी ठीक थी। समाज भले ही पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति भी यहाँ पर जो है सही थी। और जो विवाह था, विवाह यहाँ भी दो तरीका का होता है। जो विवाह है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जो लड़का शादी करता है लड़की से, उसके बदले उनको जो है वधु मूल्य देना पड़ता है, शादी के लिए वधु मूल्य देना पड़ता है। एक है जिसके अनुसार जो है, जब लड़का लड़की से शादी करेगा तो उसको जो है वधु मूल्य देना पड़ेगा, उसे जो वधु मूल्य देना पड़ेगा। और एक दूसरा है, इसके अनुसार जो लड़का जिस लड़की से शादी करेगा, उस लड़के को जो है पहले लड़की के घर 6 महीने लड़की के घर रहना पड़ेगा, 6 महीने पहले लड़की के घर रहना पड़ेगा। और लड़की के घर जो है काम करना पड़ेगा कि वो लड़का जो है काम कर पाता है या नहीं। अगर वो लड़का इस इम्तिहान में पास होता है, ये इम्तिहान होता है एक विवाह से पूर्व जो वर का इम्तिहान था, ये जो इसका दूसरे टाइप की शादी थी, इसे बोलते हैं विवाह से पूर्व वर का इम्तिहान।
विवाह से पूर्व जो वर्ग का इम्तिहान होता है, इसमें जो लड़का है जिस लड़की से शादी करेगा वो 6 महीने तक लड़की के घर रहेगा, वहाँ पर काम करेगा तो उसके घर वाले देखें कि वो काम कर पाता है या नहीं। तो अगर वो लड़का उस परीक्षा में जो पास होता है, उस इम्तिहान में पास होता है, तभी वो इस लड़की से शादी करेगा। तो ये जो इम्तिहान प्रथा थी ये पाई क्यों जाती थी यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर जो है जो लड़की महिलाएं थी उनकी स्थिति तो ठीक थी, लेकिन उनका रेशियो बहुत कम था। जो रेशियो था महिलाओं का वो बहुत कम था, रेशियो बहुत कम था बोक्सर जनजाति में भी और थारू जनजाति में, इसीलिए वहाँ पर भी ये अधिकतर मतलब आसपास की ये प्रथाएं पाई जाती थी। स्थिति उनके रेशियो ये था कि 1000 से 1000 पुरुष होंगे तो 1000 पुरुष में मुश्किल 200 से 300 ही महिलाएं पाई जाती थी। इसलिए इनको जो लड़की थी इनको आसानी से वर मिल जाता था, इसलिए यहाँ पर जो है ये प्रथाएं पाई जाती थी। अब इनके त्यौहार देखते हैं। जो त्यौहार है ये कौन कौन से त्यौहार सेलिब्रेट करते थे। जो त्यौहार है ये चैती मनाते थे, चैती त्यौहार मनाते थे, और नौवी और होली और दीपावली। चैती नौवी त्यौहार मनाते थे और होली त्यौहार मनाते थे और दीपावली त्यौहार ये सेलिब्रेट करते थे। ये सभी त्यौहार ये सेलिब्रेट करते थे। और जो चैती त्यौहार है इसका जो मेला लगता है, इसका मेला लगता है काशीपुर में। काशीपुर में इसका मेला लगता है। चैती जो त्यौहार था इनका बोक्सा जनजाति का, इसका मेला लगता है। तो आगे देखेंगे। अब हमने 2 जनजाति खत्म कर दी है, एक थारू और एक बोक्सा। ये 2 जनजाति खत्म कर दी हमने। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम जौनसारी। एक क्लास में जौनसारी जनजाति होगी और नेक्स्ट फिर चौथी और 5वीं राजी और जो भोटिया है वो हम एक क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास करते ही खत्म। नेक्स्ट क्लास में जौनसारी जनजाति करेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है लाइक करें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।